Hello, welcome to you all in the second session of pension and other benefits. In the first session, we have covered class of pension, qualifying service, double pension, recovery from pension, counting past service, calculation of pension, and preparation of pension papers. In this session, we will continue the content of the last session. And यहाँ हम कवर करने जा रहे हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन, प्रोविजनल पेंशन एंड ग्रेचुटी। इस सेशन के दौरान I will be referring the content of the last session. तो जिन लोगों ने नहीं देखा है लास्ट सेशन, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो लास्ट सेशन एक बार देख लें, ताकि जब मैं यहाँ रिफर करूं तो उनको कोई डिफिकल्टी ना हो उसको समझने में। What is commutation of pension? Commutation of pension is drawing the lump sum pension for a part of whatever pension is fixed with the request that for a fixed period I will draw reduced pension. कहने का मतलब है कि अगर किसी का पेंशन 50,000 रुपीज है तो वो कहता है कि भाई मेरे को 30,000 रुपीज ही देना या 35,000 रुपीज ही देना, ये बाकी जो 15,000 या 20,000 वॉट एवर द अमाउंट इज देयर, उसका लमसम मेरे को अभी दे दो क्योंकि रिटायर कर रहा हूँ, अभी पैसे की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। लमसम अमाउंट जो मिल गया, कम्यूट कर दिया, बैलेंस अमाउंट उसको 15 ईयर्स तक इन फ्यूचर मिलता रहेगा। ये कब कब अलाउड नहीं होता है? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग यदि चल रही है तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के समय में जो पेंशन मिलता है, अगर कोई सर्विस में है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चालू हो गई और चलती ही जा रही है, रिटायरमेंट के बाद भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चालू हो रही है, तो उसको उस समय जो पेंशन मिलेगा वो कम्यूट नहीं हो सकता है। प्रोविजनल पेंशन मिलता है उस समय, हम आगे देख रहे हैं, कम्यूट नहीं हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट कितनी हो सकती है? 40%, नॉट मोर देन दैट। ये कैसे कैलकुलेट कैसे होता है कम्यूटेशन? टू बी पेड amount is equal to commutation factor. Commutation factor is a factor which depends upon the next age of the person, and this is calculated on the basis of a table prepared by government. एक्चुरियन से वो टेबल बनवाया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू निकाला हुआ है। दीज आर मैथमेटिकल फॉर्मूला, हम बेटर टू से अगर हम कहें तो अगर किसी का एज 54 ईयर्स 6 मंथ है तो नेक्स्ट बर्थडे पे एज उसका 55 होता है। 55 के हिसाब से हम टेबल को रिफर करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा, सपोज की जो वैल्यू 8 आ रहा है, देन द 8 विल बी कम्यूटेशन फैक्टर। ये कम्यूटेशन फैक्टर एक फिक्स वैल्यू 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एसेंशियली ये 12 से मल्टीप्लाई होगा। ये कांस्टेंट है जो कि हर केस में ये 12 ही रहेगा। दिस 12 इज सेड टू बी द मंथ, यानी एक साल का वैल्यू। उसके बाद इसको जितना अमाउंट कम्यूट कराना चाहता है, मैक्सिमम 40% है। सपोज कीजिए वो 30% कराना चाहता है, 50,000 था, देन 15,000 रुपीज जितना वो कम्यूट कराना चाहता है वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे और निकाल लेंगे हम पूरा का पूरा कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। आइए इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज कीजिए द पर्सन वाज ड्रॉइंग 50,000 रुपीज व्हेन ही रिटायर्ड। ठीक है, अब इस 50,000 रुपीज में से वो मैक्सिमम अमाउंट जो कम्यूट हो सकता है दैट इज 20,000 रुपीज कम्यूट कराना चाहता है, और इस 30,000 रुपीज पे वो चाहता है कि उसको पेंशन मिलता रहे। अब इसमें क्या होगा कि जो हम कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन कहेंगे, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, दिस कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन विल बी इक्वल टू कम्यूटेशन फैक्टर। सपोज कीजिए टेबल के हिसाब से उसका कम्यूटेशन फैक्टर कम्स आउट टू बी 8, then this 8 will be multiplied by 12, and this 12 will be multiplied by this value, that is 20,000 रुपीज, जिसको कि वो कम्यूट कराना चाहता है। और ये 20,000 रुपीज बेसिकली है कितना? ये 20,000 रुपीज 40% है जो पेंशन उसको मिल रहा था। 40% ऑफ पेंशन है ये, तो ये पेंशन का 40% वो कम्यूट करा रहा है, और कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन जो भी अमाउंट यहाँ पे निकलेगा, दिस विल कम आउट टू बी समथिंग आई थिंक 18 lakhs to 20 lakhs, जो भी अमाउंट निकलेगा
18 to 20 में जो भी अमाउंट निकलेगा वो अमाउंट उसको यहाँ पे पे कर दिया जाएगा। अब उसको ये 30,000 रुपीज का पेंशन पर मंथ मिलता रहेगा, कितने पीरियड तक? 15 ईयर्स तक। 15 ईयर्स तक ये ध्यान रखेंगे कि ये पीरियड जो है ये कम ज्यादा नहीं हो सकता, ये 15 ही रहेगा। कोई बोले कि नहीं मैं 12 साल के बाद ही करवा लूंगा, नहीं हो सकता। मेरे को कम ही दे दो, मैं 12 साल के बाद पूरा ले लूंगा, नहीं हो सकता। कोई बोलेगा 20 साल तक का कर दो, नहीं हो सकता। ये 15 ईयर तक के लिए कम्यूटेशन होता है, और 15 ईयर्स के बाद ही विल स्टार्ट ड्रॉइंग दिस 50,000 रुपीज। सो इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। कम्यूटेशन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, एक पॉइंट हम यहाँ पे समझेंगे हमेशा कि कम्यूटेट वैल्यू देने में गवर्नमेंट का एक रिस्क है। रिस्क ये है कि सपोज कीजिए कि उस पर्सन का डेथ 1 साल के बाद हो जाता है या 2 साल के बाद हो जाता है, तब तो गवर्नमेंट ने 15 साल का जो उसका पेंशन का जो कम्यूट कराया, उसने जो पेंशन अमाउंट, उसका प्रेजेंट वैल्यू यानी आज की तारीख जो भी वैल्यू निकाली कम्यूट करके, वो तो उसने दे दिया रिस्क पे ना। गवर्नमेंट का वहां फायदा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। सो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई ऐसा है कि मैं मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए मुझे यदि 1 साल के बाद तुम कम्यूट करा रहे हो, या तो रिटायरमेंट के समय करा लो। अगर 1 साल के बाद करा रहे हो और 1 साल के अंदर किस किस केस में ये परमिटेड है देख लेंगे हम। सुपर एनुएशन का केस है, ठीक है। यदि पर्सन रिटायर कर रहा है तो रिटायरमेंट का केस है। कंपनसेटरी रिटायरमेंट का केस है। कंपनसेटरी रिटायरमेंट क्या होता है, ये हमारे मेरे प्रीवियस सेशन से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्री प्रोविजनल पेंशन का केस है जो कि हम अभी आगे देखने वाले हैं। वॉलेंटरी रिटायरमेंट का केस है, ये भी मैं बता चुका हूं प्रीवियस सेशन में, आप रिफर करना चाहें तो वहां रिफर कर सकते हैं। अगर इन डेट को ऐसे केस हैं तो 1 साल के अंदर, इसके ऑर्डर के 1 साल के अंदर कम्यूट कराया जा सकता है। अगर किसी दूसरी सर्विस में एब्जॉर्ब हो गया है तो भी 1 साल के अंदर कराया जा सकता है। अगर उस पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही थी या जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही थी कहीं भी कोर्ट में, तब भी जब इसका डिसीजन आ जाएगा, ये समझेंगे, जब इसका डिसीजन आ जाएगा तो उसके 1 साल के बाद वो कम्यूट करा सकता है। अब ये समझेंगे जो 1 साल है, ये 1 साल है, अगर इस 1 साल के बाद उसने कम्यूट कराया तो उसका रिस्टोर कितने साल के बाद, ये हो जाएगा। यहां जो कम्यूट कराया है यहां से 15 ईयर्स, यहां से अगेन 15 ईयर्स के बाद उसका रिस्टोरेशन। ये नॉट 1 साल पहले से ये 15 ईयर्स नहीं, यहां से 15 ईयर्स जब भी वो कम्यूट करा रहा है वहां से 15 ईयर्स काउंट होता है, ना कि डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ कहां कहां ये इलिजिबल होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत कहां कहां पड़ती है हमें। तो ये देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट की हमें जरूरत पड़ती है जब वो इनवैलिडेशन के कारण रिटायर होता है, परमानेंटली इनकैपेसिटेड हो जाता है। ये फिर एक टाइप ऑफ पेंशन है जो कि मैं प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं। कंपैशनेट रिटायरमेंट के केस में यदि वो आदमी पेंशन ड्रॉ कर रहा है, कंपलसरी रिटायरमेंट एज ए पनिशमेंट, कंपैशनेट रिटायरमेंट भी, इस केस में भी जो पेंशन मिलता है वो पनिशमेंट का ही केस है, कंपलसरी रिटायरमेंट भी पनिशमेंट है। इन दोनों केस में भी अगर उसको पेंशन दिया जा रहा है तब भी मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। 1 साल के बाद किसी भी केस में अगर उसको दिया जा रहा है तो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट की। अब जो है ये तो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ है। कौन सा ऐसा केस है जहां कुछ भी हो जाए कम्यूट नहीं होगा, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं, और ये मैं पहले बता चुका हूं कि कुछ भी हो जाए ये कम्यूट नहीं होगा कहां पे, जहां जहां डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का केस। अगर ये केस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का है तो ये एसेंशियली नहीं होगा, ये एसेंशियली नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब रिस्टोरेशन एंड रिडक्शन ऑफ पेंशन ये कैसे कवर होता है, तो इसको हम देखेंगे। जिस दिन से कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन उस पर्सन को मिल जाएगा उस दिन से उसको रिड्यूस वैल्यू ऑफ पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, या जिस दिन ये ऑर्डर इशू हुआ था उसके 3 मंथ के बाद उसको रिड्यूस्ड पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है यदि
किसी का पे रिवाइज हो रहा है तो हर रिवीजन पे, बिकॉज पेंशन हर रिवीजन पे चेंज होगा, और जब जब पेंशन चेंज होगा तो ये 15 ईयर्स के पीरियड के दौरान जब जब पेंशन चेंज होगा तो उस पर्सन को कम्यूटेड वैल्यू चेंज करके मिलता है। यानी हर बार एडिशनल कम्यूटेड वैल्यू मिलेगा, और हर बार उसका जो कम्यूटेड वैल्यू घटा करके रेजिडुअल पेंशन जो उसको मिलता रहेगा वो भी हर बार इंक्रीज होगा। अगर हर बार मान लीजिए कि 5,000 रुपीज बढ़ रहा है उसका, रिवीजन में बढ़ा, तो 2,000 रुपीज का इक्विवेलेंट कम्यूटेड मिल जाएगा उसको, और बैलेंस का उसको ये मिल जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, यहाँ पे जो एज हम देखेंगे, कौन सा एज देखेंगे कम्यूट करते समय, तो यहाँ पे कम्यूट करते समय हमेशा ओल्ड एज ही कंसीडर हो, यहाँ का एज नहीं कंसीडर, ये गौर करेंगे। एंड उसको जो रेस्टोरेशन होगा उसका वो 15 ईयर्स के बाद होगा। जिस जिस डेट पे, सपोज कीजिए ओरिजिनल यहाँ था, और इस ओरिजिनल के समय द पर्सन वाज ड्रॉइंग रिड्यूस्ड पेंशन ऑफ 30,000 रुपीज, एंड ओरिजिनल पेंशन यहाँ 50 था, तो यहां से 15 ईयर्स के बाद ये रिस्टोर होके 50 के हो जाए। कुछ दिन के बाद सपोज कीजिए ये 50,000 रुपीज 60,000 रुपीज हो गया, तो ये 60,000 रुपीज रिस्टोर यहां से, यहाँ पे उसका जो भी कम्यूटेड वैल्यू होगा वो मिलेगा, और ये 60,000 रुपीज जो रिस्टोर होगा यहां से 15 ईयर्स के बाद, तो सो ऑन इसका कैलकुलेशन होता है। ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन, ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन इज कैरिड आउट बाई द पेंशन अथॉरिटी। एक मंथ एडवांस में हो जाना है। सपोज कीजिए कि आपका जो अकाउंट ऑफिसर है, ही इज नॉट अ पेंशन अथॉरिटी, देन व्हाट विल हैपन, ही विल कलेक्ट द पेपर एंड he will send the paper to the pension authority. फॉर्म 7 क्या होता है? फॉर्म 7 लास्ट स्लाइड को रिफर कीजिए, एंड अकाउंट का डिटेल, आपके अकाउंट का डिटेल विद अदर पेपर्स वो भेज देगा पेंशन अथॉरिटी के पास। पेंशन अथॉरिटी जो है सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बता देगा कितना ग्रेचुटी पे करना है, और जो रिलेटेड अकाउंट्स ऑफिसर, आपका जो अकाउंट्स ऑफिसर है वो आपको पेंशन देने में, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इसलिए बताया जाता है कि वो ऑर्डर इशू करें और फ्यूचर में कि इतना ग्रेचुटी का पेमेंट होगा, और फ्यूचर में ग्रेचुटी का एक बिल बन के आ जाएगा। ठीक है। प्रोविजनल पेंशन, व्हाट इज प्रोविजनल पेंशन? प्रोविजनल पेंशन, यहां नाम से ही लग रहा है कि प्रोविजनल पेंशन इज नॉट रेगुलर पेंशन, स्पेशल केस में मिलता है। तो व्हाट आर द केसेस? केवल दो केस, इफ द पेंशन इज डिलेड और कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है, कोई तीसरा केस नहीं है जिसमें प्रोविजनल पेंशन मिले। दोनों केसेस में मैक्सिमम पीरियड इज 6 मंथ्स। इन नो केस दिस 6 मंथ्स कैन बी इंक्रीज्ड। ये 6 मंथ ही रहेगा, बढ़ नहीं सकता है। प्रोविजनल पेंशन से कई बार लोग कहते हैं कि प्रोविजनल है, कम मिलता होगा। नहीं, 100% ही मिलता है, केवल नाम प्रोविजनल है। ग्रेचुटी 90%, 10% अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहें कि भाई ये अमाउंट रख लो, हेड ऑफ द ऑफिस के थ्रू यदि इंफॉर्मेशन आए कि भाई इसका 10% अमाउंट ग्रेचुटी का रख लो, डिफरेंट लाइसेंस फी और वगैरह वगैरह एडजस्ट करना है इसमें, तो 10% विदहेल्ड। ये इवन रेगुलर ग्रेचुटी में भी होता है कि 10% विदहेल्ड किया जा सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस। ठीक है, ये आएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं। नो रिकवरी फ्रॉम द ग्रेचुटी, यदि पेंशन से रिकवरी चालू है। कहने का मतलब है कि भाई ग्रेचुटी और पेंशन दोनों से रिकवरी नहीं हो सकती, एक से ही होगी, जिससे भी हो। कोई भी पेंशन का डिसएडवांटेज नहीं हो सकता है इम्प्लाई के लिए किसी भी रिवीजन से। यू कैन नॉट रिवाइज द पेंशन फॉर द डिसएडवांटेज ऑफ द पेंशन एक्सेप्ट क्लरिकल एरर। अगर कैलकुलेशन में कोई एरर है तब तो आप घटा दीजिए। इसी की वजह से है कि पेंशन से कोई भी रिकवरी नहीं होती। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बिगिनिंग में ही रिड्यूस्ड पेंशन का ऑर्डर हो गया तो हो गया, एक बार फिक्स हो गया पेंशन तो फिर पेंशन से रिकवरी इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दिस। उसके डिसएडवांटेज में नहीं किया जा सकता है।
हाँ, इनिशियली यदि पेंशन का फिक्सेशन हो रहा है, फाइनल पेंशन आई एम टेलिंग, रेगुलर नॉट प्रोविजनल पेंशन, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बाद कुछ हुआ तो उसका पेंशन घटा के ऑर्डर हुआ तो घटा करके मिलेगा, वो एक अलग चीज है। रिकवरी नहीं हो सकती है कोई लॉस और इसकी पेंशन से, क्लर्क के लेवल को छोड़कर, ठीक है। पेंशन में भी ऑप्टेड थ्रू शेड्यूल्ड बैंक, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी वगैरह वगैरह। यदि डीसीआरजी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, कहने का मतलब रिटायरमेंट ग्रेचुटी बेसिकली 3 मंथ से ज्यादा डिले हो जाती है तो रिकवरी का प्रोविजन है किससे? जो आदमी, जो ऑफिसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हम ग्रेचुटी देखने वाले हैं, किसी भी हालत में 3 मंथ से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। ग्रेचुटी 5 years के बाद एनी पर्सन बिकम्स एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी, तो 5 years की सर्विस चाहिए। अलग अलग टाइप है ग्रेचुटी, इसमें एक मैंने बताया था यूनिट ऑफ पीरियड फॉर ग्रेचुटी, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने बताया था लास्ट सेशन में। सो उसके हिसाब से सारा का सारा चलता है। ग्रेचुटी का जो यूनिट होता है पीरियड का, 6 month इज काउंटेड एज 1 unit और फ्रैक्शन ऑफ 6 month इज ऑल्सो काउंटेड एज 1 unit। अगर इसको डिटेल में देखना हो तो प्रीवियस वीडियो आपको रिफर करना। रिटायरमेंट ग्रेचुटी, दिस रिटायरमेंट ग्रेचुटी इज 1/4 of the emolument for every unit of qualifying service, यानी कि पीरियड फॉर ग्रेचुटी। क्वालिफाइंग सर्विस, एवरी यूनिट ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस के लिए 1/4 इमोल्यूमेंट मिलेगा, मैक्सिमम इज 30 lakhs एंड दिस 16 टाइम फुल इमोल्यूमेंट है, यानी कि अगर ये करें यूनिट के हिसाब से करें तो 33 टाइम्स मैक्सिमम यूनिट हो सकता है। ये जो यूनिट हो सकता है क्वालिफाइंग सर्विस का, मैक्सिमम 33 टाइम्स होगा। अगर वही फुल सर्विस के फुल एक अकाउंट में करें, फुल ईयर्स करें तो फिर ये आएगा, वैसे 33 यूनिट्स होगा, इतना समझें इसको। 33 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 1/4, दैट कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट। अगर ये 20 लाख से ज्यादा हो रहा है तो 20 लाख पे लिमिट करते हैं। सर्विस ग्रेचुटी, यदि कोई 10 years सर्विस से पहले रिटायर हो जाए तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिटायरमेंट ग्रेचुटी इज ए नॉर्मल ग्रेचुटी। इसके अलावा जितनी ग्रेचुटी बता रहा हूं वो समझा जाए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेचुटी है स्पेशल केसेस में। और इसमें जो ये 1/4 इमोल्यूमेंट है, एवरीवेयर ये हाफ हो जाता है, एक्सेप्ट वन केस जहां की ये फुल रहता है। तो यहाँ सर्विस ग्रेचुटी इज ए स्पेशल केस, यहाँ पे हाफ ऑफ द इमोल्यूमेंट मिलेगा फॉर एवरी यूनिट, एवरी क्वालिफाइंग सर्विस का जो यूनिट होगा उसके लिए हाफ इमोल्यूमेंट, वहां 1/4 इमोल्यूमेंट अगर 10 years के पहले द पर्सन रिटायर्स। यदि पर्सन का डेथ हो जाता है सर्विस के बीच में तो डेथ होने पे उसको लमसम पेमेंट मिलता है ग्रेचुटी का। और ये लमसम पेमेंट देखें कितना है, 1 साल के अंदर डेथ हुआ तो हाफ ऑफ द इमोल्यूमेंट उसका 2 times, 2 to 5 years 6 times ऑफ द हाफ ऑफ द इमोल्यूमेंट, 6 to 12 years 12 टाइम, 12 to 20 years 20 times, और 20 years से यदि ज्यादा हो जाए तो जितना क्वालिफाइंग सर्विस होगा मैक्सिमम अगेन इज 33 times हाफ ईयर इमोल्यूमेंट, मतलब कि 16.5 years का सैलरी उसको मिल जाएगी। 33 का हाफ, 33 मतलब हाफ मंथ, यानी कि 16.5 years की पूरी सैलरी उसको मिल जाएगी। ठीक है। इसमें एक पॉइंट ध्यान देने लायक है कि बाकी जैसा मैंने कहा यहाँ पे कि यहाँ पे 1/4 है एंड बाकी जितने भी केसेस आपको मिलेंगे उन सारे केसेस में आपको ये हाफ मिलेगा। सो ये ध्यान देने वाली बात, यहाँ गलती होती है पर्टिकुलरली जब एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट एंड डेथ ग्रेचुटी, ये दो ऐसी ग्रेचुटी है जो एनपीएस में भी परमिटेड है, ये दोनों। रेजिडुअल ग्रेचुटी, हाँ यहाँ ध्यान देंगे, सर्विस ग्रेचुटी जो है, ये जो सर्विस ग्रेचुटी है इन बिटवीन, वो सर्विस ग्रेचुटी परमिटेड नहीं है एनपीएस के केस में। यानी 10 ईयर से पहले यदि आपकी सर्विस खत्म हो गई तो वो फिर आपको उसके हिसाब से क्वालिफाइंग सर्विस मल्टीप्लाइड बाई हाफ ऑफ द इमोल्यूमेंट नहीं मिलता है, हाफ ऑफ द मंथली इमोल्यूमेंट नहीं मिलता है। रेजिडुअल ग्रेचुटी ये क्या है, अगर किसी का भी डेथ 5 years से पहले हो जाए
तो उसके 12 मंथ के इमोल्यूमेंट में से उसकी जितनी ग्रेचुइटी सही में बन रही थी, एक्चुअल ग्रेचुइटी जो बनेगी, जो कि रिटायरमेंट ग्रेचुइटी तो नहीं होगी, यहाँ पे डेथ हो रहा है तो इसके हिसाब से जो ग्रेचुइटी बनेगी, डेथ ग्रेचुइटी प्लस सर्विस ग्रेचुइटी, ये दोनों मिला के उसको जितना मिलेगा उसको 12 मंथ्स इमोल्यूमेंट, फुल इमोल्यूमेंट में से माइनस करेंगे, एंड वट एवर अमाउंट कम्स आउट टू बी, दैट विल बी कॉल्ड डेथ ग्रेचुइटी, दैट विल बी पेड इन द शेप ऑफ डेथ ग्रेचुइटी। मोटे तौर पे बताऊं कि यदि 5 ईयर से पहले डेथ हो जाता है तो टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी इतना होता है, 12 इंटू इमोल्यूमेंट, जितना उसकी लास्ट सैलरी प्लस डीए, ग्रेचुइटी में डीए भी कैलकुलेट करते हैं, पे प्लस डीए, सो दिस विल बी 12 इंटू इमोल्यूमेंट। नेक्स्ट, डेथ ग्रेचुइटी के केस में यदि चाइल्ड हो, कोई माइनर चाइल्ड हो, तो उसके नेचुरल गार्जियन को ये पे हो जाता है, इमीडिएटली पे हो जाता है। एक इंडिमिटी बॉन्ड बैंक से लेके देना पड़ता है। बैंक कहता है कि यदि कुछ फॉल्ट होगा तो मैं पे करूंगा, अमाउंट होता है 1.5 लाख और 20% ऑफ द ग्रेचुइटी जो कैलकुलेट होता है। बैलेंस पेमेंट कहेंगे या 20%, तो 80% कहाँ से जाएगा, कब मिलेगा? यदि मान लीजिए कि 10 लाख की ग्रेचुइटी थी तो 8.5 लाख कब मिलेगा बैलेंस? तो वो गार्जियनशिप का जब सर्टिफिकेट दे देगा तो उसको वो ग्रेचुइटी मिलेगी। gratuity is always paid to the family, and बहुत इजी है फैमिली को याद रखना। दो ग्रुप्स हैं फैमिली में, गौर कीजिएगा। फर्स्ट ग्रुप इज दिस एंड सेकेंड ग्रुप इज दिस। फर्स्ट ग्रुप में वाइफ, हस्बैंड, सन, डॉटर, उसकी अपनी फैमिली। सेकेंड ग्रुप में पेरेंट की फैमिली है, ये गार्जियन है। क्यों? तो फैमिली दो ग्रुप है, दो ग्रुप मैंने पर्पसफुली बताया है, आगे आप देखेंगे इसका इस्तेमाल है, इसलिए कहा है मैंने। दो ग्रुप है, अपनी फैमिली एंड पेरेंट की फैमिली। पेरेंट की फैमिली में गार्जियन ऐड हो जाए, ठीक है। हायरार्की इसका अलग है, कैसे मिलता है, क्या मिलता है, हम आगे देखेंगे। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन इसका हमेशा फैमिली मेंबर के फेवर में होता है, किसी और को ग्रेचुइटी नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है। एंड ये इवेंट भी बताना होता है, अगर नॉमिनेशन एक से ज्यादा मेंबर के फेवर में हो गया तो अगेन वी विल डिफाइन द शेयर, कि भाई कितना कितना शेयर किसको किसको मिलेगा। और इसमें यह भी बताना पड़ता है कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता है तो दिस पर्सन विल नॉट अलाउड ग्रेचुइटी। मतलब कोई कंटिजेंट इवेंट जो फ्यूचर में होने के कारण नॉमिनेशन को गलत प्रूफ कर दे रही हो, गलत ठहरा दे रही हो, ऐसी कोई भी घटना हो तो वो बताना पड़ता है, वो लिखा जा सकता है नॉमिनेशन। यदि नो नॉमिनेशन का केस है तो यहाँ पे देखिए जो फैमिली का दो ग्रुप है, इसमें पहले ग्रुप को यानी उसकी अपनी फैमिली को जितने मेंबर रहेंगे उसके बीच में ग्रेचुइटी का अमाउंट डिवाइड हो, अगर कोई नॉमिनेशन नहीं है तो। अगर मान लीजिए यहाँ कोई है ही नहीं, केस हो सकता है, देन उसकी जो सेकेंड फैमिली थी, सेकेंड फैमिली में यहाँ पे ग्रैंड सन भी इंक्लूड हो जाता है, वहां इक्वल शेयर डिवाइड होता है। अगर कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है तो लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लेंगे और उसके हिसाब से हम ग्रेचुइटी पे करते हैं। रिकवरी फ्रॉम gratuity is permissible, death cum retirement gratuity is permissible without consent of the employee। कोई जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय से पूछ के ही किया जाए, बट दिस कैन नॉट बी अटैच्ड बाय कोर्ट। यहाँ गौर कीजिएगा, मैं जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पे वीडियो बना रहा था तो वहां मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप रिफर कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकवरी एंड अटैचमेंट? रिकवरी थ्रू डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, अटैचमेंट बाय कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ जो रिकवरी हो रही है, रिकवरी की जा सकती है, लेकिन अटैच नहीं कर सकता है कोर्ट, पूरा का पूरा नहीं कह सकता कि भाई मत ही दो एज अ पेनाल्टी, ठीक है। सो दैट वाज द टोटल कंटेंट ऑफ दिस सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं और भी यूजफुल सेशंस लाने वाला हूं, अभी ग्रेचुइटी के कैलकुलेशन पे नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूं, लीव इनकैशमेंट बताने वाला हूं, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिपिकल केसेस
जो किसी भी एग्जाम में केस स्टडी के फॉर्म में आते हैं, या कहीं प्रैक्टिकल एग्जाम कह के लिखा हुआ है इस पे, तो वहां पे एक्सपेक्टेड होते हैं। तो वो केसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारे के सारे। तो thanks for your patiently listening and watching this video. Thank you very much.